हाय, मैं राहुल सर। अभी एग्जामिनेशंस जो भी हों जिसमें इंग्लिश से सवाल दागे जाते हैं, उसमें आप देखिए कि बिना वॉइस का शायद वो एग्ज़ाम सफल ही ना हो। इंग्लिश पेपर की मैं अगर बात करूँ तो नॉर्मली किसी चैप्टर का हिंदी करने के लिए आपको 3 चैप्टर महत्वपूर्ण आपको चाहिए: टाइम एंड टेंस, वॉइस और नरेशन। तो वॉइस से कुछ क्वेश्चंस हैं आते हैं, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि वॉइस जो चैप्टर आपका है, मैं उसको एक वीडियो में नहीं बल्कि भाग में उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दूँ, 8-10 वीडियो में करके, ताकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं अगर वो वॉइस सही ढंग से देख लेते हैं तो 100% इस बात गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वॉइस कहता है, वॉइस इज एन आर्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट। वॉइस एक ऐसी कला है जो किसी स्टेटमेंट के प्रारूप को तैयार करती है। आप किसी सेंटेंस को आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो एसएससी के बहुत सारे हमने क्लोज टेस्ट करवाए। मैं बात करूं तो हजारों क्लोज टेस्ट, हजारों कॉम्प्रिहेंशन। तो उसमें से पूछा क्या जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि ये यही चीज़ को पूछता है कि एक्टिव वॉइस की तुलना में पैसिव वॉइस मेरा जो स्टेटमेंट होता है वो ज़्यादा पेचीदा होता है, उलझाया हुआ होता है, जबकि एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट जो होता है वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ होता है। तो वो सच्चाई है। तो आइए देखते हैं, वॉइस जो है इसके 2 रूप होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। ओके, सबसे बड़ी बात होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेरा एक्टिव वॉइस है, कौन सा मेरा पैसिव वॉइस है। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए 2 हमने सेंटेंस यहाँ दे दिया आपको कि एक राम किल्ड रावण, एक रावण वाज किल्ड बाय राम। इसलिए हमने ये 2 सेंटेंस दिया क्योंकि बच्चे लोग ये दोनों सेंटेंस को पहले से पढ़े हुए रहते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा उसी पर मैं चर्चा करूं कि ये तो छोटा सा है, एग्जाम में इसमें तो कुछ भी दे सकता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेरा एक्टिव वॉइस है और कौन सा मेरा पैसिव वॉइस है। ओके, तो किसी भी स्टेटमेंट को, सेंटेंस को पहचानने के लिए कि मेरा कौन सा वॉइस है, सबसे पहले उस स्टेटमेंट के आंख पे वार कीजिए। और किसी भी सेंटेंस का जो आंख होता है वो उसका वर्ब होता है। ये मेरी भाषा है, ठीक। तो उसके सबसे पहले किसी सेंटेंस के आंख पर वार कीजिए जो उसका वर्ब होता है। यहां से पकड़ाएगा आपको कि ये मेरा एक्टिव है या मेरा पैसिव है। तो देखना आपको ये होगा कि जो मेरा वर्ब है वाक्य में वो किसकी देख रेख में संपन्न हो रहा है। आखिर उस वर्ब को कमांड कौन कर रहा है, उस वर्ब को कंप्लीट कौन कर रहा है, उस एक्शन को कंप्लीट कौन कर रहा है। तो यहां बोला आपका क्या कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, मतलब साफ हो गया आपका कि राम ने रावण को मारा, मतलब मारने काम जो कर रहा है वो आपका राम है, मारने काम राम कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका वर्ब है ये किसकी देखरेख में संपन्न हो रहा है, सब्जेक्ट की देखरेख में संपन्न हो रहा है। अब एक और देखिए, अब कहता है रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण जो है वो राम के द्वारा मारा गया। अब यहाँ पे रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया, ये फिर मारने काम हो रहा है, लेकिन अब यही मारने काम कौन कर रहा है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, राम के द्वारा मारा गया, मतलब फिर यहाँ मारने काम राम के द्वारा ही हुआ है और इस बार यहाँ राम हो गया हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो ये स्पष्ट हो जाता है हमारा कि सेंटेंस का मेन वर्ब अगर सब्जेक्ट की देखरेख में संपन्न हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और सेंटेंस का मेन वर्ब अगर ऑब्जेक्ट की देखरेख में संपन्न हो तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से, सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस का मेन वर्ब सब्जेक्ट की देखरेख में संपन्न हो तो एक्टिव वॉइस, और सेंटेंस का मेन वर्ब सेंटेंस
के ऑब्जेक्ट की देखरेख में संपन्न हो तो पैसिव वॉइस। मतलब साफ हो गया कि सेंटेंस का मेन वर्ब पर दो का कमांड हो सकता है, सब्जेक्ट का रहा तो एक्टिव और ऑब्जेक्ट का रहा तो पैसिव। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि हम लोग एक्टिव से जब पैसिव बनाने चलते हैं तो उसमें एक बेसिक बदलाव हमको करने पड़ते हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है, रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। ओके, सबसे पहले एक्टिव से जब पैसिव में आप बदलिएगा तो वहां आपको बी फॉर्म प्लस V3 का यूज करना पड़ता है पैसिव संरचना के लिए। हम यहाँ फ्रॉम नहीं लिखे, हमने लिखा फॉर्म। बी का मतलब होता है होना। मैं बता दूं, बी का मतलब होना, जाना, उठना, बैठना, सोना, रोना सब होता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो बी जब होना आप बोले, नॉर्मली होना, तो होना वर्ब है, ना अंतिम में लगा हुआ है, वर्ब है। तो वर्ब के तो नॉर्मली 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, 5 रूप होते हैं बी के। तो बी का जो हमारा रूप होता है V1 होता है M, जो स्पेशल आई के लिए आते हैं। V1 होता है R, और नहीं तो V1 के रूप में बी खुद आते हैं। ठीक है। V2 जो होता है वाज्यवर, ये बी का ही V2 होता है वाज्यवर, दोनों में से कोई। V3 जो होता है बी का, वो होता है बीन, और बी का V4 बीन, और बी का V5 जो होता है वो होता है मेरा टीचर। ठीक है। और वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब का 5वां रूप जो होता है वो आपका होता है सिंगुलर, इसीलिए इज आपका सिंगुलर हो जाता है। और V1 जो हमारा होता है वो हमारा होता है प्लूरल, इसीलिए आपका V1 तो प्लूरल है ये है, और R भी जो आपका है वो आपका प्लूरल है। ई तो M जो है आपका वो तो स्पेशल आपका आई के लिए आता है, वो अलग चीज है। तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें बी फॉर्म प्लस V3 चाहिए, तभी हमारा पैसिव संरचना हो सकता है। अब मैं यहां से आपको एक बात पूछना चाहता हूं, घर का मुखिया कौन है? घर का मुखिया है बी। इसके बाल बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। MR वाजवर बीन बीन इज, टोटल इसके 7 बाल बच्चे हैं। तो बी हमारा घर का मुखिया हो गया, इसके टोटल हो गए 7 बाल बच्चे। अगर मान लीजिए कि बी के नाम से शादी में जाने के लिए कार्ड आता हो, निमंत्रण मिलता हो, आमंत्रण मिलता हो, जो भी कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में फर्क होता है, ठीक है, ये अलग मुद्दा चर्चा का विषय है। तो बी के यहाँ मान लीजिए आमंत्रण या आमंत्रण आता हो और इसको जाना हो क्योंकि घर का मुखिया है, और उस स्थिति में इस बी भाई साहब की तबीयत खराब हो जाती हो, तो ये तो बोलेंगे ना कि अरे तुम 7 में से कोई चल जाओ, क्योंकि उनके यहाँ जाना भी जरूरी है जिनके यहाँ से आमंत्रण आया है। तो बी के 7 बाल बच्चे MR वाजबर बीन बीन इज, इस 7 में से कोई एक जाएगा, कहलाएगा तो यही ना कि हाँ भाई बी के घर से कोई ना कोई आए हैं, मतलब बी का ही नाम आएगा। तो उसी प्रकार हमको जब बी फॉर्म हमने लिखा, फ्रॉम नहीं फॉर्म, तो बी के कोई भी इतने में से किसी एक की भी चर्चा होनी चाहिए। जो भी इसका बाल बच्चा है अभी खुद आए वो अलग चीज है, सबकी स्थिति होते आने के। तो हमारा हो जाएगा बी फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप आएगा, हमारा कहला जाएगा पैसिव वॉइस। और आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस की संरचना तभी हम करते हैं जब सेंटेंस का जो हमारा मेन वर्ब होता है, आंख होता है, उसे ऑब्जेक्ट कमांड करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं, पहले उसको देख लिया जाए। सबसे पहले बेसिक रूल्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से वो सेंटेंस लेके आते हैं। बेसिक रूल्स में हम क्या करते हैं कि आप देखो, ये हमारा हो जाता है, अगर आप थोड़ा देखोगे यहाँ पे 2 सेंटेंस आपको मिल गए। यहाँ पर ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में चल जाता है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। हम ये नहीं कहते कि हमेशा आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग कीजिए, आगे जब बढ़िएगा
तो बहुत सारे ऐसे वर्ब आते हैं सामने जो कहता है कि नहीं मेरा खुद का प्रीपोजिशन है तो मैं अपना प्रीपोजिशन लूंगा, वहां पे आपका बाई बदल जाएगा। लेकिन आमतौर पे सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में लाते हैं, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ले आते हैं पैसिव के सब्जेक्ट में। तो यहाँ से दो नियम क्लियर हो गए, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना के पेश करते हैं। दो हमारा हो गया। अब तीसरा नियम आपका क्या होता है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो बदलाव प्रक्रिया हो गई। अब आप कहिएगा कि सर पैसिव वॉइस की संरचना के लिए बी फॉर्म प्लस V3 चाहिए, तो सब्जेक्ट हमने बदला, बी फॉर्म चाहिए। अब आपको देखो यहाँ पर राम किल्ड रावण में जो किल्ड है हमारा वर्ब का दूसरा रूप है। यहाँ तो बी का आपका औलाद नहीं है एक्टिव में, अब पैसिव में आपको बी का औलाद चाहिए। अब करोगे क्या? तो एकदम गौर से सुनना, हमारा साफ कहता है बी का औलाद पैसिव में आना चाहिए, तब ये हमारा पैसिव की संरचना की ओर हम बढ़ सकते हैं। अब प्लस V3, तो बी का औलाद कौन आएगा भाई? तो एक्टिव वॉइस में मुख्य वर्ब जितना नंबर रूप में रहेगा, V1 V2 V3 V4 V5, तो जितना नंबर रूप में रहेगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कितना नंबर रूप में है? V2 रूप में है, तो उतना नंबर वाला ही रूप बी का पैसिव में आना चाहिए। तो मेन वर्ब का दूसरा, तो उतना नंबर वाला ही रूप बी का आना चाहिए पैसिव में, तो मेन वर्ब का दूसरा, तो बी का दूसरा। बी का दूसरा हमने क्या पढ़ा था? वाज्यबर, रावण सिंगुलर, इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर लिए वाज। देखिए मेन वर्ब का दूसरा, तब बी का दूसरा, ये आपका वाज क्या हो गया? बी का V2 हो गया। तो ये तो हमारा बी निकल गया हमारा। अब प्लस, अब कहिएगा सर V3, तो यही मेन वर्ब का V3 यूज किया जाता है। संजोग आपका है कि V2 भी वही है और V3 भी वही है, तो यहाँ ये V2 था और यहाँ पर ये वर्ब का तीसरा रूप है। तो क्या सीख मिला? मुख्य वर्ब का जितना नंबर रूप रहेगा बी का उतना नंबर ही रूप हमारा यूज किया जाएगा, और प्लस इसी में वर्ब का तीसरा यूज किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट प्लस V2 जो है, ये जो सब्जेक्ट प्लस V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट की संरचना होती है। क्लियर? तो ये हमने तीन रूल पढ़ा कि हमारा बी का औलाद कहां से आएगा, फिर V3 कहां से बनेगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला हमारा क्या कहता है, इसी में और भी टॉपिक है आपका। यहाँ पे देखिए क्या कहता है अगला, कि यदि वाक्य में अगर आप थोड़ा सा इसको देखोगे यहाँ पर राम किल्ड रावण वाले को, तो यहाँ आप देखो कि राम किल्ड रावण वाला में सहायक क्रिया नहीं है, राम सीधे V2 है, सहायक क्रिया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया दिया रहे। सहायक क्रिया की संख्या होती है 24, ठीक है ना। सहायक क्रिया दिया रहे, तो दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो दिया रहेगा उसके लिए हम आपको एक सेंटेंस दे दिए हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले से मौजूद हो, तो पैसिव वॉइस में उस सहायक क्रिया का स्थान पहले हम दे देते हैं, उसके बाद हम बी फॉर्म प्लस V3 यूज करते हैं उसके बाद। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। तो ऐसा करो कि ये जो अ लेटर है ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, राम जो है ये तो आपका सब्जेक्ट है। तो ऐसा करो कि राम को आप भेज दो पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, और अ लेटर को आप ले आओ यहाँ पर इधर बना के सब्जेक्ट में। क्लियर है? बदल दिए हम। अब अगर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले से मौजूद हो, तो पहले से मौजूद है इज, तो सहायक क्रिया पहले से मौजूद हो तो इस सहायक क्रिया को पैसिव में उसका स्थान दे दीजिए। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद इज, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद आप इज रखिए। संयोग अगर ऐसा होता कि आपका ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होता, ठीक, तो ये तो ऑब्जेक्ट अगर इधर आता सब्जेक्ट बनकर, तो प्लूरल मान लीजिए अगर रहता,
तो इधर प्लूरल आता, तो फिर यहाँ इज जो आपका है यहाँ पे आर में बदल जाता। ठीक है, तो संयोग ऐसा है कि यहाँ भी राम सिंगुलर तो इज है, अ लेटर बी सिंगुलर तो इधर सिंगुलर तो इज आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल रहता, ऑब्जेक्ट इधर आता, तो यहाँ पे इज की जगह पे आर हो जाता। चलिए, हमने इज का जो हमारा सहायक क्रिया है उसको हम सही स्थान दे दिए। अब चलते हैं उसके बाद बी फॉर्म प्लस भी थ्री, एक गौर करना, बी फॉर्म प्लस भी थ्री। बी का कौन सा रूप आता है? जो मुख्य भर्व का रूप रहता है, जो मुख्य भर्व का रूप। ये मुख्य भर्व का कैमा रूप है? चौथा। तो मुख्य भर्व का जब चौथा रूप है तो बी का भी चौथा रूप आना चाहिए, और बी का चौथा रूप क्या होता है? बीइंग। मुख्य भर्व का चौथा तो बी का भी चौथा बीइंग, और इसी मुख्य भर्व का अब तीसरा होना चाहिए। तो राइटिंग का भी क्या होता है? रिटेन होता है। तो सहायक क्रिया पहले से था तो हमने उसका स्थान दे दिया, फिर मुख्य भर्व का चौथा तो बी का चौथा, और इसी मुख्य भर्व का तीसरा रिटेन बाय हिम। ये हमारा बेस होता है। एक मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि बहुत सारी ऐसी उत्पन्न स्थिति होगी कि एग्जामिनेशन में उतना क्वेश्चन पढ़ने की फुर्सत किसको है। तो वॉइस नरेशन ऐसा टॉपिक होता है जिसको ऑप्शन छाट के भागिए, समय बचेगा आपका। तो यहाँ से एक टॉपिक क्लिक कीजिए, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का चौथा रूप हो तो पैसिव का वही ऑप्शन सही माना जाएगा जिसमें बीइंग लिखा हो। अगर एक्टिव में वर्ब का चौथा हो तो पैसिव का वही ऑप्शन सही माना जाएगा जिसमें आपका बीइंग लिखा हो, अन्यथा हर वो ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें बीइंग नहीं रहेगा। एक चीज समझ में आया? एक और समझिए, यहां से आप देखो, यहां पर ये इज प्लस V4 है, ये हमारा इज प्लस V4 है, कार्य जारी। तो यहाँ भी हमारा इज प्लस V4 हमारा कुछ बन गया कार्य जारी, इज प्लस V4 कार्य जारी, यहाँ भी इज प्लस V4 कार्य जारी। तो यहाँ भी कार्य जारी, यहाँ भी कार्य जारी, स्ट्रक्चर सेम टू सेम आपको बैठ रहा है। ये हमारा बेसिक पॉइंट होता है इसका वॉइस का। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो किन्हीं को शेयर कीजिए आगे, ताकि उन्हें भी समझ में आए बढ़िया से। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, शायद 28% के लगभग, जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं और देखते हैं हमें, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने जो आपको वॉइस से कुछ टॉपिक कराए, एक तरह से कहो तो ये सब कुछ कराए ही नहीं 15 मिनट में, 100% में बहुत हो गए तो 5%। तो जितना पढ़ाएं उतना मैं देखो, सीजीएल मेंस में 20 क्वेश्चन पहले आते थे, उसमें से वही क्वेश्चन पहले वाला है, तो उसमें से कितने क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे 20 में से, मात्र 5 मिनट क्लास में। अब पहले इसको देख लो, यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ है राम कीड़ रावण, राम कीड़ रावण हमने पैसिव बनाया, रावण वाज किल्ड बाय राम। मतलब साफ हो गया कि जिस एक्टिव वॉइस में हमारा V2 हो, जिसमें हमारा V2 हो, पैसिव उसका वही सही होगा जिसमें वाज या वर लगा होगा। प्लूरल रहेगा तो वर और सिंगुलर है तो वाज। क्लियर ना? मतलब V2 अगर रहा एक्टिव में तो पैसिव में हमको वाज या वर मिलना चाहिए। ये एक टॉपिक सामने आता है आपका। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, देखिए क्या कहता है। द ऑथर रोट, राइट का V2 रोट, ऑथर रोट हमारा हो गया। अब रोट है V2, हमको वाज या वर चाहिए। क्या ये ऑप्शन ए में वाज या वर है? नहीं, गलत कीजिए। ऑप्शन बी में वाज या वर है, रखिए। ऑप्शन सी में उड है, कहां से आ गया उड? हमको वाज या वर चाहिए क्योंकि हमारा V2 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन डी उस पेज में बचा होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन डी में वाज या वर आपका नहीं रहा तो ऑप्शन आपका बी सही माना जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी में क्या है। आप अगर देखो तो ऑप्शन डी में आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है आपका हेड। ओके, यानी ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन आपका बी रह गया सही। ठीक है, तो कितना इजी से बन गया कि जिसमें वाज या वर रहेगा, मतलब V2 रहेगा तो वाज या वर हमें चाहिए। अब एक 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर। ये क्या कह रहा है? द पोएट मतलब कवि रीड हिज लॉन्ग पोएम हिमसेल्फ। अब आपको लगा होगा कि ये प्रेजेंट में है,
अगर प्रेजेंट रहता तो द पोएट मतलब एक कवि सिंगुलर, और आपको मालूम है पहले से ही कि हमने बता रखा है सिंगुलर में वर्ब का 5वां रूप आता है। अगर ये सिंगुलर रहता तो ये रीड नहीं होता, रीड्स होता, लेकिन रीड्स नहीं है। मतलब ये है कि द पोएट रीड यहाँ पे V2 है, और आपका रीड V1 V2 V3 सब एक के होता है। मतलब प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है। अगर प्रेजेंट रहता तो पोएट मतलब कवि एक यहाँ पर रीड्स हो जाता, रीड्स नहीं है V2। क्या चाहिए? वाज या वर चाहिए, वाज या वर चाहिए। क्या ऑप्शन ए में वाज या वर है? नहीं है। ऑप्शन बी में इज है, हमको वाज या वर चाहिए। ऑप्शन सी में एक वाज है, रुकिए, ऑप्शन डी में वाज या वर नहीं है। मतलब आंसर हमारा कौन निकल गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर निकल गया। सिंपल, राम किल्ड रावण, रावण वाज किल्ड बाय राम, उसी पर दो हमारे आंसर उड़ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगला हमारा नेक्स्ट है 88 नंबर। अगला थोड़ा सा लेके चलते हैं 88 में। आप 88 को थोड़ा सा देखो, यहाँ क्या करता है। माई सिस्टर प्लेड, प्लेड का रूप है आपका V2, प्लेड आपका हो गया V2। अब प्लेड आपका V2 है तो पक्का है हमको वाज या वर चाहिए। क्या ए नंबर में वाज या वर है? नहीं है। बी नंबर में हैड है? नहीं हुआ। सी नंबर में इज है? नहीं हुआ। ऑप्शन डी में सिर्फ एक लिखा हुआ वाज या वर, यानी आंसर हमारा कौन चल गया? डी। बिना पढ़े हुए आंसर हमारा निकल गया, काम खत्म इसका हो गया। अब एक लास्ट है आपका 93, थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि 93 आपका क्या कहता है। एक 93 देख लीजिए, 93 आपका क्या है। हमारी तरफ से एक आप चीज देखो थोड़ा सा कि अगर V2 रहा तो ढूंढेंगे वाज या वर को, और अगर V1 या V5 रहा तो ढूंढेंगे हम इज या एम या आर प्लस यहाँ भी V3, और वाज या वर के बाद भी उधर भी V3। मतलब V2 रहा तो वाज या वर प्लस V3, और V1 या V5 रहा इज एम आर प्लस V3। V2 हो गया पास्ट और V1 V5 हो गया हमारा प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ देखो क्या है। अगर हमारा V1 V5 रहा तो इसको ढूंढेंगे, V2 रहा तो इसको ढूंढेंगे। हो सकता है पहले ही से पैसिव दिए हो तो एक्टिव में जाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हिस्सा है वाज या वर V3 ये पैसिव हो गया। तो अगर ये रहता तो हम इसको ढूंढते, और अगर ये पहले से ये दिया रहे तो हम ढूंढेंगे इसको V1 या V5 को। क्लियर ना? यानी एक्टिव से भी पैसिव जा सकते हैं, पैसिव से भी हम एक्टिव आ सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड, इज अब V3 सेलिब्रेटेड हो गया, इज प्लस V3 सेलिब्रेटेड। अब इज प्लस V3 सेलिब्रेटेड है तो आपको चाहिए V1 या V5 ऑप्शन में। देखो तो ऑप्शन ए में आपका V1 V5 है, ये V2 है, हमको चाहिए V1 या V5, गलत कीजिए। अब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है पीपल सेलिब्रेट है ना, V1 सेलिब्रेट हाथ में रखिए। आपको क्या चाहिए? इज एम आर प्लस V3, यहाँ था इज एम आर प्लस V3, तो आपको चाहिए V1 या V5। यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? V4, गलत कीजिए। यहाँ देखिए वर सेलिब्रेटिंग, यहाँ भी V4 है, वो ऐसे ही पास्ट है, गलत कीजिए। हमको V1 या V5 किस में मार्क मिला? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारे आंसर हो गए। आपको हमने कुछ टॉपिक मार्क दिए बेस, उस पे 20 क्वेश्चन जो हमारे पूछते थे पहले सीजीएल में, मेंस में, उसमें से 4 हमारे चुटके बजा उड़ गए हैं। इसीलिए बोले थे आपको पूरा क्लास पार्ट बाय पार्ट बांट देंगे, पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन बाउंस करे तो फिर बेकार है। थैंक यू।